हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार में। आज हम सब यहाँ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के चैप्टर 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मांग एवं मांग की लोच को पढ़ने वाले हैं। ये किसी भी बोर्ड के लिए क्लास 12 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ ही साथ जो बच्चे कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि सर मांग क्या है। मांग क्या है? तो वस्तु की वह मात्रा जो एक दी गई कीमत पर, वस्तु की मात्रा दी गई कीमत पर एवं दिए गए समय में अगर खरीदी जाती है तो वो मांग कहलाती है। तो वस्तु की मात्रा की जो कीमत दी गई है और दिए गए समय में अगर खरीदी जाती है तो वो मांग कहलाती है। तो सिंपल तरीके से आपने समझ लिया होगा कि मांग क्या है। मांग के कुछ नियम है, उसे भी जान लेते हैं। तो मांग के नियम क्या है? तो अन्य चीज़ें समान रहने पर यानी नहीं बदलने पर मांग के नियम यह बताता है कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा में विपरीत संबंध होता है। अब विपरीत संबंध कैसे होता है? तो यहाँ समझ लेते हैं। यानी वस्तु की कीमत को यानी P से डिनोट कर लें, P फॉर प्राइस यानी कीमत, और Q फॉर क्वांटिटी यानी मात्रा। तो वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मात्रा घट जाएगी। कैसे घट जाएगी? तो सपोज अगर हम मार्केट में जाते हैं तो किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा होती है तो उसे हम कम खरीदने की कोशिश करते हैं, और किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसे हम लोग ज़्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं। तो मात्रा बढ़ने पे कीमत बढ़ने पे मात्रा घट गई और कीमत घटने पे मात्रा बढ़ गई। तो इसी को हम लोग बोलते हैं विपरीत संबंध, यानी P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Q। तो याद रखिएगा, इस विधि के द्वारा हम लोग यहाँ पे इसे जानते हैं। मांग के नियम के कुछ शर्तें हैं, कहाँ कहाँ मांग के नियम लागू होता है ये भी जान लेते हैं। तो आय में परिवर्तन न हो तभी मांग का नियम लागू होगा। वस्तु साधारण हो, वस्तुओं के गुण में परिवर्तन न हो, उपभोक्ता की आदत में बदलाव न हो और भविष्य में कीमत में परिवर्तित होने की संभावना न हो, तभी जाकर के मांग का नियम क्या होगा? लागू होगा। नेक्स्ट है मांग वक्र किसे कहते हैं? इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिमांड कर्व। याद रखिएगा, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व बोलते हैं। तो किसी उपभोक्ता द्वारा चुनी गई वस्तु की मात्रा और वस्तु की कीमत के बीच के संबंध को हम लोग मांग वक्र कहते हैं। तो आसानी से हम लोग यहाँ समझ लिए कि मांग वक्र किसे कहते हैं। तो वस्तु की दी गई मात्रा और वस्तु की दी गई कीमत के बीच के संबंध को हम लोग मांग वक्र कहते हैं। मांग वक्र की जो ढाल होती है वो कैसे निकालते हैं? तो कीमत में परिवर्तन को मांगी गई मात्रा में परिवर्तन से भाग दे देते हैं, तो हम उसे मांग की वक्र ढाल निकाल सकते हैं। यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं। तो x वस्तु की मात्रा को इंगित करता है और p वस्तु की कीमत को दर्शाता है। तो यहाँ पे हम लोग अब समझेंगे कि P क्या बता रहा है। तो मांग वक्र प्रत्येक कीमत, P फॉर प्राइस यानी प्रत्येक कीमत पर उपभोक्ता द्वारा मांगी गई वस्तु की मात्रा को दर्शाता है, यानी कीमत पे वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है। मांग वक्र की जो ढाल होती है वो ऋणात्मक होती है। तो आपसे 1 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि मांग वक्र की ढाल कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है। क्यों ऋणात्मक होती है? तो ऊपर हमने ये चीज़ पढ़ा था कि कीमत बढ़ने पे क्या होती है? मांग घट जाती है, यानी वस्तु की मात्रा यानी वस्तु को कम खरीदते हैं, और कीमत घटने पे वस्तु ज़्यादा खरीदते हैं, इसका मतलब उसकी मांग बढ़ जाती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मांग फलन क्या है। मांग फलन पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा फलन जान लेते हैं। फलन कहता है कि दो चर वस्तुएं के कहा गया है। मांग फलन किसे कहा गया है? फलन किसे कहा गया है? तो दो चर वस्तुओं के बीच क्रियात्मक संबंध को हम लोग फलन कहते हैं। दो वस्तु चर। अब कहा गया चर किसे कहते हैं? तो हमने मैथ में पढ़ा होगा चर और असर। चर यानी एक्स वाई जेड यानी बदलने वाली वस्तुएं, जो बदलती है उसे चर कहते हैं, और जो नहीं बदलती जैसे 1 2 3 ये नहीं बदलती इसे हम लोग अचर कहते हैं। तो चर, तो दो चर को हम लोग ले लेते हैं, जैसे एक्स एक लेते हैं, एक्स वाई एक वाई ले लेते हैं। तो एक्स किस पे डिपेंड है? तो फंक्शनल ऑफ एक्स इज फंक्शनल ऑफ वाई, यानी एक्स किस पे डिपेंड है? तो एक्स वाई की हर एक मात्रा पे डिपेंड है। एक्स किस पे डिपेंड है? इसी को अगर दूसरे ढंग से लिखा जाए तो वाई किस पे डिपेंड हो जाएगा?
एक्स पे डिपेंड हो जाएगा। तो वाई की जो हर एक कीमत है वो एक्स पे डिपेंड है और यहाँ पे एक्स की हर एक कीमत जो है वो वाई पे डिपेंडेबल है। याद रखिएगा कि इक्वल के बाद वाले को हम लोग आर एच एस लिखते हैं और इक्वल के पहले वाले को हम लोग एल एच एस लिखते हैं। तो आर एच एस को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं परिवर्तित वस्तुएं, क्योंकि ये बदलेगी और ये इस पे आश्रित होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम लोग आश्रित चर बोलते हैं, राइट हैंड साइड वाले को हम लोग यानी दाएं तरफ वाले को परिवर्तित चर बोलते हैं, जिसको हम लोग स्वतंत्र चर भी बोला जा सकता है, जिसे इंग्लिश में इंडिपेंडेंट, और इसे हम बोलते हैं डिपेंडेबल, यानी जो बाएं साइड लिखा गया उसे हम लोग डिपेंडेबल चर बोल सकते हैं यानी वेरिएबल बोल सकते हैं। मांग फलन क्या है? तो वस्तु की मांग और उससे प्रभावित करने वाले कारकों के बीच क्रियात्मक या फलनात्मक संबंध को हम लोग मांग फलन कहते हैं। अब यहाँ पे जानते हैं मांग के निर्धारक तत्व कौन से हैं, यानी वस्तु की मांग जो है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है ये जान लेते हैं। तो वस्तु की मांग को हम लोग यहाँ पे डी एक्स से डिनोट कर लेते हैं और इसके बाद इसका फंक्शन यानी ये किस किस पे डिपेंड है, तो ये पी एक्स पे डिपेंड है। पी एक्स क्या बता रहा है? तो वस्तु की कीमत पे डिपेंड है। वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग घट जाएगा, वस्तु की कीमत घटेगी तो मांग बढ़ जाएगा। दूसरा है उपभोक्ता की आय पे डिपेंड है। कैसे आय पे डिपेंड है? तो आय बढ़ेगी तो समान वस्तुएं हम लोग ज़्यादा खरीदने लगेंगे और निम्न वस्तुएं हम लोग कम खरीदना शुरू कर देंगे। समान वस्तुएं यानी जो ज़रूरत की वस्तुएं हैं वो ज़्यादा खरीदेंगे और निम्न वस्तुएं यानी गैफिन वस्तुएं यानी घटिया वस्तुएं, जैसे कि अगर हमारी आय घट जाएगी तो हम लोग मोटे अनाज का सेवन ज़्यादा करने लगेंगे। अगर हमारी आय बढ़ जाएगी तो हम मोटे अनाज की जगह पे हम लोग और अच्छे अनाज का इस्तेमाल यानी मोटे अनाज की जगह पे हम लोग गेहूँ चावल का इस्तेमाल करने लगेंगे। उसी तरह से अगर आय हमारी घट जाती है तो अच्छी वस्तुएं न लेकर के हम लोग गैफिन वस्तुएं खरीदना शुरू कर देते हैं यानी मोटे अनाज वगैरह का सेवन ज़्यादा करने लगते हैं। तो उपभोक्ता की आय भी डिपेंड है। मांग उपभोक्ता की पसंद पे भी डिपेंड है। कैसे पसंद पे? स्वाद पे डिपेंड है, यानी अगर मान लीजिए किसी वस्तु का टेस्ट काफ़ी अच्छा हो तो उसका हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर खाने की वस्तु है तो उसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं, चाहे उसकी कीमत काहे ना ज़्यादा हो जाए, उस पर हम लोग को कोई मतलब नहीं है। यानी हमारी जो मांग है वो टेस्ट पे भी डिपेंड है। साथ ही साथ उपभोक्ता की इफिशियंसी पे यानी संभावनाओं पे। संभावनाएं कैसे? तब मान लिया है कि आपको अगर बता दिया जाए कि 2 दिन बाद चीनी की जो कीमत है वो 100 रुपये पर केजी होने वाली है, तो आज आप क्या कीजिएगा कि चीनी ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की कोशिश कर लीजिएगा। तो कीमत यहाँ पे बढ़ गई, यानी एक संभावना व्यक्त किया गया, एक अनुमान लगाया गया कि अगर इसकी कीमत बढ़ जाती है तो आज इसकी डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। तो कीमत यहाँ पे बढ़ गई तो आज इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अब इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे धन का वितरण। अगर वितरण असमान हो तो धनी व्यक्ति और धनी होते चला जाएगा और गरीब व्यक्ति और गरीब होता चलेगा। तो धन के वितरण पे भी डिपेंड है। जनसंख्या पे कैसे डिपेंड है? तो डेली लाइफ की जो वस्तुएं हैं उसका डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कैसे? जनसंख्या बढ़ेगी तो सपोज मान लेते हैं कि कॉपी कलम पेपर ये सब की क्या होगी? मांग बढ़, क्योंकि हर एक लोगों की इसकी ज़रूरत होगी, हर एक लोग पढ़ना चाहते हैं। तो ये सब वस्तुएं की जो पढ़ने वाली जो वस्तुएं हैं उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? सपोज मोबाइल ही ले लेते हैं, अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो मोबाइल ज़्यादा यूज होगा, यानी मोबाइल का डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। संबंधित वस्तुओं की कीमत पर, यानी कीमत को हम लोग पी आर से डिनोट करते हैं। तो ये सब मांग पे। अब यहाँ संबंधित वस्तुओं की कीमत को 2 भागों में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, एक स्थापन्य वस्तुएं और एक पूरक वस्तुएं। स्थापन्य वस्तुएं किसे कहते हैं? तो मान लिया जाए कि अगर कॉफ़ी की दाम बढ़ा दी जाए, कॉफ़ी की कीमत बढ़ा दिया जाए तो चाय का मांग बढ़ जाएगा, कॉफ़ी बढ़ जाएगा। तो कहेंगे ना कि हटाओ कॉफ़ी क्या है पियेंगे, चाय पर पियेंगे। अगर कॉफ़ी की दाम घट जाती है तो चाय की मांग भी घट जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? तो अगर कॉफ़ी की दाम ही कीमत रहेगी तो आप कहिएगा ना कि सर हम चाय नहीं पी करके हम कॉफ़ी पीना पसंद करें, क्योंकि कॉफ़ी की कीमत क्या है? कम हो गई है। वहीं पे पूरक वस्तुएं ले लेते हैं। तो पूरक वस्तुएं जो एक दूसरे पे डिपेंडेबल होती है, जैसे कार और पेट्रोल। तो अब यहाँ पे इसको भी और अच्छी तरह समझ लेते हैं। मान लीजिए कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई तो कार का डिमांड घट जाएगा और पेट्रोल की कीमत घट गई तो कार का डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये है पूरक वस्तुएं और ये है स्थापन्य वस्तुएं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं मांग फलन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मांग फलन है क्या? तो मांग फलन को 2 भाग में हम लोग पढ़ेंगे, एक व्यक्तिगत मांग फलन और एक बाजार मांग फलन।
व्यक्तिगत मांग फलन किस पे डिपेंड है, तो पी एक्स पी आर वाई टी ई इस पे डिपेंडेबल है, तो ये ऊपर में हमने बता दिया है। और बाजार मांग फलन किस पे डिपेंड है, तो इन सब कारकों पे डिपेंड है। अब यहाँ ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, तो व्यक्तिगत यानी किसी एक व्यक्ति को अगर लेके चलते हैं, तो मान लीजिए कि वो आज उसके 10 रुपये, मान लीजिए दूध लेके चलते हैं कि अगर दूध की कीमत 10 रुपये है, 10 रुपया में वो 2 केजी दूध खरीदता है। अगर ये 20 रुपया हो जाए तो वो 2 केजी ना खरीद कर क्या करेगा, 1 केजी खरीदने की कोशिश करेगा। अगर यही 5 हो जाएगा तो 2 केजी ना खरीद कर वो 3 केजी खरीदने की कोशिश करेगा, यानी कीमत बढ़ गई तो ये घट गई। उसी तरह से अगर हम बाजार, तो इसे हम लोग कहेंगे व्यक्तिगत मांग फलन कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं बाजार मांग फलन क्या होती है। तो बाजार मांग फलन में कम से कम 2 वस्तुएं, 2 व्यक्ति को लेके चलते हैं। तो मान लीजिए दूध का कीमत आज 20 रुपया है, तो 20 रुपये प्रति केजी है, तो ए व्यक्ति और बी व्यक्ति, ए व्यक्ति 2 केजी खरीदता है, ये 3 केजी खरीदता है, तो बाजार की मांग कितनी हो गई, 5 केजी हुई, क्योंकि दोनों व्यक्ति की जो की मांग है वो दोनों को जोड़ के हम लोग क्या निकालते हैं, बाजार मांग निकालते हैं। अगर इसकी कीमत 40 कर दी जाए तो ये हो सकता है घट जाए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कीमत बढ़ने पे मांग घट जाती है। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो अब क्या हो गया 3। तो इसका मतलब है कि कीमत बढ़ने पे बाजार मांग क्या होती है, घटती है, और कीमत घटने पे बाजार मांग क्या होती है, बढ़ती है। इसी को हम लोग बोलते हैं बाजार मांग। अब यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है मांग की लोच, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और कमेंट नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करना ना भूलिए, कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा। और मांग की लोच क्या है यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मांग की लोच किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन यानी परसेंटेज में चेंजिंग को उस वस्तु कीमत में प्रतिशत परिवर्तन यानी वस्तु की कीमत में भी प्रतिशत बदलाव और मांग में भी प्रतिशत बदलाव से भाग देने पे, जब उसे भाग देंगे या जो आंसर आप प्राप्त होगा यानी जो भागफल प्राप्त होगा उसी को हम लोग मांग की कीमत लोच कहते हैं, यानी मांग की लोच कहा जाता है। आगे इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पे ध्यान देते हैं। तो मांग की कीमत लोच का जो गुणांक होता है वो सदैव क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि कीमत और मांगी गई मात्रा एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत होती है। हमने इसे पढ़ा है कि ये क्या होता है, विपरीत होता है। अतः कीमत लोच का जो मूल्य होता है लिखते समय जब ऋणात्मक चिन्ह आएगा तो उसकी हम लोग उपेक्षा कर देंगे, यानी उसे हम लोग नहीं लेकर चलेंगे। तो याद रखिएगा नेगेटिव साइन को आपको नहीं लेकर चलना है। अब यहाँ पे फॉर्मूला है तो इसको जान लेते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का तरीका है कि हमने ऊपर में देखा गया था वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन और वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये उसका फॉर्मूला है। क्यू क्या है, यहाँ पे बदला हुआ है, याद रखिए क्यू बदली हुई, और जो शुरुआत में क्यू थी यानी डेल्टा क्यू का मतलब हो गया कि जो घटा करके जो आंसर आया है, और क्यूब का क्या हो गया जो पहले वाला जो क्यू यानी क्वांटिटी, क्यू यानी क्या क्वांटिटी, और दोनों के डिवाइड को जब हम 100 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे वस्तु की मांग का प्रतिशत आगे निकलेगा, नीचे निकाल के आपको हम बताएंगे, घबराइए नहीं। यहाँ पे बस इतना समझिए कि पी क्या बताता है, डेल्टा पी कीमत में परिवर्तन और डेल्टा की वस्तु की मात्रा में परिवर्तन को बताता है। अब यहाँ पे उस चीज़ को यहाँ पे आसानी से और समझेंगे, बेलोचदार किसे कहते हैं। तो कहा गया यहाँ पे याद रखिएगा मांग की लोच के अलग अलग प्रकार, यहाँ पे बेलोचदार किसे कहा जाता है। तो जब मांग की लोच 1 से क्या हो, कम हो, 1 से कम अनुमानित किया जाए तो उस कीमत पर वस्तु की मांग क्या होती है, बेलोचदार होती है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब 1 से कम होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं बेलोचदार। अब देखिए उस फार्मूला का इस्तेमाल करके ये हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ पे सीखते हैं। तो पहले बोला गया कि पहले वस्तु की कीमत क्या था, P1 वस्तु की कीमत कितनी थी, 10 थी, अब कितनी हो गई 2, तो दोनों को घटा देंगे। घटाने के बाद क्या होगा, कितना बचेगा 8, और पहली वस्तु को रखेंगे यानी 10। इसका प्रतिशत निकालने के लिए आपने प्रतिशत पढ़ा होगा 10th में कि किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालने के लिए उससे हम लोग 100 से गुना कर देते हैं। तो 0 से 0 कट गया, तो 10 से
इंटू 8 कितना हो गया, 80% हो गया। अब मात्रा पे आते हैं, यहाँ पे भी घटा लेते हैं, तो 4 - 5 बराबर कितना होगा, -1। अब इसका प्रतिशत निकालते हैं, तो -1/4 इंटू 100 हो जाएगा। 4 से इसको काट देंगे तो 25 होगा, -25 ऊपर बताया गया तो माइनस को नहीं लेंगे। अब हम लोग क्या फार्मूला था, तो वस्तु की मांग को ऊपर रखते हैं, प्रतिशत परिवर्तन को, और नीचे 80 रखेंगे। इसका जो वैल्यू आएगा, 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 16 पचे 80, यानी 5/16, यानी 0 पॉइंट समथिंग जो आंसर होगा, यानी इसका मतलब होगा कि ये 1 से क्या है, कम है। तो जब 1 से कम हो गया तो ये क्या हो गया, बेलोचदार हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे समझते हैं लोचदार क्या है, आपको आई होप समझ में आया होगा। अब आते हैं यहाँ पे लोचदार। जब मांग की लोच 1 से क्या हो, अधिक अनुमानित की जाए तो उस कीमत पर वस्तु की मांग की मात्रा लोचदार कहलाती है। वस्तु की मांग लोचदार कहलाती है, जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर दैन 1 होता है। इसमें अच्छा, ऊपर में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो वस्तुएं होती है ये अनिवार्य वस्तुएं के लिए लागू होती है, यानी 1 से कम कौन होगी, अनिवार्य वस्तुएं, यानी डेली लाइफ की जो वस्तुएं होंगी वो अक्सर बेलोचदार होगी। और जो लग्जरी वस्तुएं होंगी वो अक्सर क्या होगी, लग्जरी वस्तुएं जो अक्सर जो होंगी वो लोचदार, लग्जरी यानी विलासिता यानी महंगी वस्तुएं बोल सकते हैं। अब इसको भी यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो ऊपर जैसे निकालने था सेम प्रोसेस, 5 में से 4 घटा देंगे 1, और इसको 5 से, और इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100, 5 से काट देंगे 20, यानी 20% यहाँ आ गया। इधर वाले कहते तो 10 में से 15 जाएगा, यानी -5, माइनस नहीं लेंगे, इंटू यहाँ पे 100 और बटा में 10। 10 से ये 1 0 कट गया, यानी यहाँ पे कितना हो गया, 50। अब यहाँ पे 50% हो गया, यहाँ पे 20%, मांग ऊपर रखेंगे यानी 50%, नीचे में 20%। यहाँ पे 0 0 काट देंगे, 2 5/2 लगभग कितना होगा, 2 होल 1/2, यानी ये इसका वैल्यू कितना है, 1 से अधिक है। इसका वैल्यू कितना है, 1 से अधिक है, तो ये क्या हो गया, लोचदार हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लोचदार कैसे निकालेंगे और बेलोचदार कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं इकाई लोचदार किसे कहते हैं। किसे कहते हैं इकाई लोचदार, जब मांग की लोच क्या हो जाए, 1 के बराबर हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं इकाई लोचदार, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल दैन 1। तो इसे, और ये आप घर से निकाल लीजिएगा तभी आपको अच्छी तरह से, क्योंकि 2 हमने बता दिया, 2 आप निकालिए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि हाँ सर, अगर इसका वैल्यू 1 के बराबर आता है तो आप समझिए कि वो क्या है, इकाई लोचदार है। अब हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण बेलोचदार। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि पूर्ण बेलोचदार किसे कहा जाता है, जब लोच क्या हो, 0 के बराबर हो, जब मांग की लोच 0 के बराबर मानी जाए, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0, जिसमें वस्तु की मांग क्या होती है, बराबर रहती है, स्थित रहती है, यानी इन दोनों को आपस में घटाने पे ये शून्य आ जाएगा, और शून्य को किसी चीज से इंटू करेंगे तो शून्य ही होगा। तो लोच क्या हो गया, शून्य हो गया, उसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण बेलोचदार। और इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण लोचदार में हम लोग क्या करेंगे, तो जब मांग लोच अनंत के बराबर हो, जब मांग लोच किसके बराबर हो, अनंत के बराबर हो, यानी इन्फिनाइट के बराबर हो, नगण्य के बराबर हो, उसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण लोचदार, जिसमें वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होती है। ये भी आप निकालिएगा और आपको पता चल जाएगा कि इसका वैल्यू क्या होगा, नीचे में आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि कीमत कितनी है, 0। और याद रखिए, किसी नंबर को 0 से भाग देते हैं तो क्या निकलता है, हम लोग अनंत निकलता है, नगण्य निकलता है, इन्फिनाइट निकलती है। तो इस तरह से हम लोग पूर्ण लोचदार इसे कहा जाता है। अब यहाँ पे जान लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पे। तो कीमत शून्य होने पे लोच भी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, और मात्रा शून्य होने पे लोच अनंत हो जाती है। मात्रा शून्य होने पे लोच क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। मांग की लोच किस पे डिपेंड है, यहाँ पे जान लेते हैं। तो मांग की लोच प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन सी है, तो वस्तु की प्रकृति, वस्तु कैसी है, उसके नेचर पर डिपेंड करता है। दूसरा, स्थापन्न वस्तुएं, वस्तुएं की ऑप्शनल उपयोग क्या क्या है, उपभोग स्थगन क्या है, व्यय की राशि पर डिपेंड है, आय के स्तर कैसा है, कीमत का स्तर कैसा है, समय अवधि क्या दी गई है, संयुक्त मांग क्या है, और स्वभाव और आदतें क्या है। इस पे मांग की लोच जो है वो प्रभावित करने के ये सब कारक है।
तो आपको आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।